So, hi everyone. I'm going to take the lecture number 5 based on chapter probability. अब इससे पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया, फिर एक बार रिमाइंड करवा दूं हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी कवर कर लिया, फिर उसके बाद परम्यूटेशन कैसे यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में वो कवर कर लिया, फिर कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं वो कवर कर लिया, फिर ये एडिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वो कर लिया। और मैंने इसमें कोई हाई फाई फंडा नहीं सिखाया है, फंडामेंटल बहुत बेसिक सा मैंने सिखाया है। इसलिए आई डोंट थिंक कि किसी को अब तक कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब जो फंडा मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आप सीखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या, इसको समझने के लिए कंसिडर द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब इसमें मैंने कंसिडर कर लिया कितने 52 कार्ड्स। अब मैंने कोई एक कार्ड निकाला एंड आई केप्ट अ साइड, मैंने इस पत्ते को एक साइड रख दिया। फिर मैंने इसमें से एक और पत्ता निकाला। अब मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड कार्ड, रेड कार्ड। अब एक बच्चा कहेगा कि सर इस कार्ड के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं है कि ये कार्ड है कौन सा। एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूं। यहां पर दो चीजें माइंड में आ सकती है, मे बी 26 रेड if first card first card is not a रेड कार्ड। और दूसरी चीज ध्यान में आ सकती है, मे बी 25 कार्ड है, 25 रेड का रेड इफ फर्स्ट कार्ड इज रेड कार्ड। अगर पहला रेड कार्ड है तो फिर बच गए 25। तो यहाँ पे माइंड डिलेमा में है बिकॉज आई डोंट नो द नेचर ऑफ दिस कार्ड। तो फिर ऐसे हो जाएगा कि फिर आपको केस वाइज करना पड़ेगा कि आइदर दिस केस और दैट केस। ये सही नहीं है। तो इसके लिए मुझे कार्ड वन की प्रोबेबिलिटी मुझे पता होनी चाहिए, या कार्ड वन के बारे में मालूम होना चाहिए कि कार्ड वन कौन सा था। अगर मैंने कहा कि कार्ड वन रेड था तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बचे 25C1, बच गए 25 का रेड कार्ड में से कोई एक कार्ड ले लेंगे, और सैंपल पॉइंट के लिए एक कार्ड कम हो चुका है तो 51 में से कोई एक कार्ड होगा, 25/51। तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड मुझे पहले कार्ड के बारे में मालूम होना चाहिए। तो डेफिनेशन अब हम आते हैं, पहले तो हम सीखते हैं इसे कहते क्या है। तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड। मतलब तुम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो और तुम्हें मालूम है कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इन एडवांस तुम्हें इवेंट बी के बारे में मालूम पड़ गया, अब तुम इवेंट ए फाइंड आउट कर रहे हो। अच्छा कोई बोले सर ए बाई बी होता है, बी बाई ए नहीं होगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। जो इवेंट तुम्हें मालूम है उसे नीचे डाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड, ए हैज ऑकर्ड। अच्छा अब मैं अगर बहुत ब्रीफ बताऊं तो इसका ये फॉर्मूला है, लेकिन बच्चा पूछेगा कि सर ये आया कहां से। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 hits in throwing of throwing of 3 coins when we know that we know that at least one head is on the coin। अब जब मैंने ये लिखा तो बहुत बार बच्चे के दिमाग में होता है सर लिख क्या दिया, अंग्रेजी क्या कहती है इसकी।
इसकी इंग्लिश आप कहना क्या चाहते हो यहाँ पे, एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाहते हो? आप दो हेड ढूंढ रहे हो कि आप एक हेड ढूंढ रहे हो? लेकिन पहले तो बच्चा एनालाइज करता है कि सर ने कहा है मुझे कि थ्रोइंग ऑफ 3 कॉइन्स। तो जैसे बच्चे ने ये सोचा ना, तो इनिशियली हर बच्चे के माइंड में वो 8 केस आ जाते हैं। कौन कौन से? एच 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 टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये बच्चे ने, तो इनिशियली जैसे बच्चों का माइंड चलता है, एग्जैक्टली मैं सेम वे से बता रहा हूँ। तो बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर एन ऑफ एस तो इसी 8 में से एट ए टाइम कोई एक केस, सैंपल स्पेस ये 8 केस ही होंगे। ठीक है, सही बात है। लेकिन ये बोल ही नहीं रहा है, पहले इसकी क्वेश्चन की एनालिसिस समझो। उसे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड। अब बच्चे ने जब ये पढ़ा एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड, अब बच्चे ने ये पढ़ लिया एग्जैक्टली टू हेड्स की बात कर रहा है, तो फिर तो उसके दिमाग में चलेगा एच एस टी, एच टी एच और टी एच एच, ये 3 केस है। तो उसके दिमाग में चलेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये 3/8 की डिमांड कर रहा है। फिर बच्चा कहेगा अरे यार इंग्लिश तो एक यहाँ पर भी दी गई है। ये इंग्लिश क्या कह रही है कि when we know that at least one head is on the coin, one head is on the coin, कॉइन पे वन हेड है, तो अगर एटलीस्ट वन हेड वो पड़े, एटलीस्ट वन हेड पड़े, वन हेड पड़े, तो फिर उसके दिमाग में आएगा कि एच एच टी, एच 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 टी एच, टी एच एच, फिर एच एच एच, फिर टी टी एच, टी एच टी, टी टी एच टी टी, एच टी टी। तो सोचेगा कि लगता है क्वेश्चन कह रहा है, चलो अगले पेज पे लिखते हैं, तो उसे लगेगा कि क्वेश्चन लगता है कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उस 7 में से 8 केसेस की तो डिमांड नहीं कर रहा है। फिर वो खुद भी सोचेगा कि यार मेरा कौन सा आंसर राइट है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है गेटिंग at least two head, sorry, getting exactly two head, exactly two head. ठीक है, when it is known that, when we know that at least one head occurs, फिर ये बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये घर करेगा कि अरे यार कहना क्या चाहता है। चलो हम वेन डायग्राम से पहले समझते हैं कि वेन डायग्राम क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम उस केस को दिखाते हैं जिसमें एटलीस्ट, यहां पर लिखते हैं, ये बी वाला हमने लिया, तो बी में एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड की बात करें तो एच एच, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसे, इसे कुछ ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे। इनफैक्ट ये तो सबसेट हो जाएगा, एग्जैक्टली कॉमन तो नहीं आएगा, सबसेट बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो केसेस यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है। तो चलो ठीक है, फिलहाल कभी कभार तो ऐसा होता है कि अंडू अंडू, तो यहाँ पर तो ऐसे हो जाएगा। एक बच्चा कहेगा सर ये बी समथिंग यहाँ पे रहेगा, ये बी है
और ये कह रहा है ए। ठीक है, ये बी कह रहा है, ये ए कह रहा है। तो फिलहाल क्योंकि इसमें जो केस आएगा एच एच टी आएगा, एच टी एच आएगा और टी एच एच आएगा, और इसमें जो केस है वो बी के साथ और मर्ज करते हैं, एच एच एच, एच टी टी और टी एच एच, टी एच टी लिख देते हैं, और टी एच एच तो हो गया, और टी 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 एच। तो अब ये ऐसे हो गया। तो बच्चे सोचेंगे फिर सर ये कहना क्या चाहता है, मतलब किस हिसाब से क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि ऐसे केस निकालो न्यूमरेटर में जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों में कॉमन तो फिर वो तीन ही केस हो गए। ठीक है, क्योंकि ये तीन केस है, दोनों में कॉमन होंगे। और नीचे क्या होगा, तो एटलीस्ट वन हेड ऑकर। तो मतलब ऐसे केस लो जिसमें एक हेड आता है, तो बच्चे बोलेंगे ये 7 हो गया। तो इसका आंसर क्या ये आएगा? हाँ, इसका आंसर ए आएगा। तो बच्चे बोलेंगे लेकिन सर सैंपल स्पेस तो 8 है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस, एक्चुअल सैंपल स्पेस का काम जो अपॉन वाला स्टेटमेंट है ना, जो अभी ये कैसे लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो ये जो बी है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये सैंपल स्पेस का काम करता है, बरोबर। और जो ए है ना, वो जो ए वाला प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, तो न्यूमरेटर में ऐसे केस दिए जाते हैं जो दोनों में कॉमन है। फिर हो सकता है एक बच्चा कहे कि सर थोड़ा थोड़ा समझा लेकिन थोड़ा बाउंसर गया। सिंपल लैंग्वेज में अगर याद रख लो कि तुम्हें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब तुम्हें बी की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी नोन है, तो न्यूमरेटर होगा ए एंड बी, डिनोमिनेटर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तुम्हें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन ए इज नोन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कुछ ऐसे हो जाएगा। ओ सॉरी, प्रोबेबिलिटी ए नीचे है ना, तो ए कर लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। बस अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो फिर तुम डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। चलो न्यूमेरिकल पे ले चलता हूँ, क्योंकि ऐसे समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो चलो अगर हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, कहता है डाई इज रोल्ड। तो जैसे मैंने कहा डाई इज रोल्ड, हर बच्चा कहेगा सर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये मतलब सैंपल स्पेस आ जाएगा 6C1, 6 6C1, यानी कि 6 आ गया। इफ द आउटकम इज ऑड नंबर, तो अगर मैंने इसे ए ले लिया, ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो जैसे मैंने कहा कि ऑड नंबर, तो बच्चे के माइंड में आ जाएगा 1 3 5, ऑड नंबर। तो बच्चा कहेगा सर एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए मेरा तीन में से कोई भी एक आएगा 3, सो देयरफॉर सर पी ऑफ ए तो मेरा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस हो जाएगा, जिसे मैं 3/6 कह लूंगा। तो उसने कहा कि आउटकम इज एन ऑड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम। तो पहले बी वाला ले लेते हैं, प्राइम, प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। तो अब मैं पूरे सैंपल स्पेस में देखूं तो कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 3 5, ये प्राइम नंबर है। एन ऑफ बी, तो 3C1 ये आ गया 3, तो ये पी ऑफ बी भी कितना आ गया 3/6। अब बच्चा बोलेगा कि सर एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। चलो, ए वाला कहना चाह रहा है ये ए है, ये बी है, क्योंकि अब सारे एलिमेंट ए के बी में तो है नहीं, कुछ कुछ कॉमन है, जो कॉमन है वो यहां लिख लेते हैं। ये 3 है, 5 है। ये ए कह रहा है ए में 1 आएगा और बी में आएगा 2। ठीक है, बी में आ जाएगा 2। अब अगर तुम ध्यान से समझो तो कहना क्या चाहता है, तो अभी तुम्हें समझ में आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। तो तुम्हें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन। अब प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी तो कोई बच्चा बोलेगा सर निकाल लिए, 3/6 हो गया। नहीं, अब आपको प्राइम नंबर उन केसेस का निकालना है
जिसमें आने वाले नंबर्स ऑड हो, व्हेन ऑड नंबर्स कम्स अप, व्हेन ऑड नंबर्स कम्स अप, कम्स अप, मतलब आपको यहां पर देखकर सिर्फ और सिर्फ यहां पे देख के, और प्राइम ऐसा नहीं कि ये देख के प्राइम निकालना है, प्राइम नंबर उन केसेस में से निकालना है जब आया हुआ नंबर ऑड नंबर हो। फिर बच्चा बोलेगा आया हुआ नंबर ऑड नंबर हो, इसका मतलब कि सर हमें पहले से ऑड नंबर के बारे में जानकारी है। बिल्कुल। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, और ऊपर जो होगा वो होगा ऐसे प्राइम नंबर, प्राइम तो है, प्राइम नंबर जो ऑड नंबर भी हो, ऑड नंबर भी हो, तब जाके क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। प्राइम एज वेल एज, तो ये इंटरसेक्शन जब हम लगाते हैं तो क्या, इंटरसेक्शन किसका काम करता है, एंड का या एज वेल एज का, प्राइम एज वेल एज ऑड नंबर। तो न्यूमरेटर जो आपका रहेगा प्राइम एज वेल एज ऑड नंबर, तो इसे लिखेंगे कैसे, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी की निकालनी है। ये तो फिर ये बी इंटरसेक्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो मतलब ऐसे कितने केस है जो दोनों में कॉमन है, तो आंसर है टू, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/6। और कितने कितने ऐसे नंबर है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6, तो व्हाट विल बी द आंसर, सो 2/3। अब मोटा मोटी कहूं तो जो एक्चुअल सैंपल स्पेस है वो कट जा रहा है, तो जो नंबर ऑफ इवेंट फॉर ए है ना, वही तुम्हारा सैंपल स्पेस हो रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। फिर हो सकता है एक बच्चा बोले सर थोड़ा बहुत समझा लेकिन बाउंस कर गया, मतलब एग्जैक्टली नहीं समझा कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ऑड नंबर अगर आ रहा है तो उनमें से कितने प्राइम नंबर होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। जब रिजल्ट ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो उनमें से कितने प्राइम नंबर है। अगर इस बात को समझ लो तो तुम्हें बहुत फटाक से समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, तो दिमाग में 36 केसेस आ गए। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो मेरा टारगेट है गेटिंग 7, तो ए मतलब ए गेटिंग 7, गेटिंग 7, और बी जो है, if it is known that the second die always exhibit a prime number, if it is known that second die exhibit as exhibit prime number, तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि सेकेंड डाई पे प्राइम नंबर आता है। तो 1 2 1 3 1 5, फिर 2 2 2 3 2 5, ठीक है। फिर 3 2 3 3 3 5, फिर 4 2 4 3 4 5, ठीक है। फिर 4 3 4 5, फिर 5 2 5 3 5 4 5 5, नहीं 5 4 कैसे लिख दिया मैंने, 5 5 6 2 6 3 6 5। तो अगर ध्यान से देखो तो जो इसमें मेरा मैंने प्राइम टारगेट लिया था कि जो सेकेंड डाई का नंबर है वो प्राइम होना चाहिए। अभी क्या कह रहा है, ये तुम्हें मालूम है। अब तुम्हें इट इज, देखो अभी से इस लाइन को पढ़ो, इफ इट इज नोन दैट द सेकेंड डाई एग्जिबिट प्राइम नंबर, तो तुम्हें ये मालूम है कि सेकेंड डाई पे क्या आ रहा है, प्राइम नंबर। तुम्हें क्या निकालना है कि उनमें से, मैं ये नहीं कह रहा अब 7 आने को तो ऐसे भी आ सकता है, 5 2 2 5, फिर 1 6 6 1, फिर 4 3 3 4 7, तो उनमें वैसे भी आ सकता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब दोनों का कॉमन, इनमें से कितने ऐसे केस है, बिकॉज इनमें से ऐसे कितने केस है जिसमें 7 एडिशन होगा। तो सबसे पहले तो
प्रोबेबिलिटी, अब अगर तुम समझदार हो तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी की प्रोबेबिलिटी, अब वैसे भी सैंपल स्पेस दोनों का सेम है, अगर तुम लिखोगे भी तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो वैसे भी तो एन ऑफ एस कटना ही है, तो वाई वी आर गोइंग टू राइट 36 डायरेक्टली। ये काउंट करो ना बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देयर आर टोटल 18 केसेस। अब इसमें से, अब देखो सीधी सी बात है, उसे चाहिए नंबर 7, लेकिन कहां से चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी, अब जैसे क्या ये केस काउंट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज उसको जो चाहिए नंबर 7 होना, वो उन जगह में से चाहिए जहां पे सेकेंड डाई के ऊपर प्राइम नंबर आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या, दोनों का कॉमन केस मतलब इसी में वो नंबर छुपा है, तो ढूंढ लो जहां पे 7 आ रहा है वो केस काउंट कर लो। अच्छा क्या है, वो ये नंबर लेगा, नहीं लेगा, वो ये नंबर ले सकता है क्या, ये 1 प्राइम है, नहीं है, 5 2 ले सकता है, ये भी नहीं ले सकता क्योंकि नहीं नहीं 2 तो प्राइम है, बरोबर है, ये तो ले सकता है, तो 5 2 तो है, देखो 5 2 है, 2 5 भी है, 2 5 भी है, फिर 4 3 भी है, वेर इज 4 3, देखो 4 3 भी है, इन सब का एडिशन 7 हो रहा है, तो ये कितने हो गए, 3 केस हो गए, तो दैट इज 1/6। सो क्या तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में आया? If it is known that second die always exhibit a prime number, second die पे prime number, so let me count once again. Prime number तो 1 2 7, a pair of dice is thrown, find the probability of getting 7 as the sum 7 आना चाहिए when the second die always exhibit a prime number, बरोबर है, तो 7 तो 3 केस में आ रहे, ओके, सो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, two dice are thrown, find the probability that the sum of the numbers coming up on them is 9 if it is known that number 5 always occurs on a first die। ठीक है, चलो बी वाला, नंबर 5, नंबर 5 always occurs on फर्स्ट डाई, कितने ऐसे केस है जिनमें नंबर 5 आएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, तो ये 6 केस हो गए। अब इनमें से सीधी सीधी बात है, फ्रॉम अबव, फ्रॉम, अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कैलकुलेट करो, फ्रॉम अबव हाउ मेनी केसेस, हाउ मेनी केसेस will give you sum of numbers is equal to 9, तो बस एक ही केस आएगा, पहला डाई, when the first die 5 always occurs on the first die, ठीक है, तो 5 4 ही देगा, तो therefore p of a by b equal to 1/6, ये आ जाएगा, सीधे सीधे 1/6 का केस आ रहा है। देखो कहाँ कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई? फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द चांस ऑफ कमिंग टू हेड्स इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप? बी ले लो, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, ये तो सबसेट वाला केस हो गया। अच्छा अब इसी में मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ सेट थियरी, क्यों, अगर मैं कर दूं तो समझना दिक्कत हो जाएगा, अगर इसके वर्ड्स को पकड़ लो तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें और बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, वर्ड्स पकड़ लो। इफ इट इज नोन दैट, जो नोन है उसको पहले लिख लो, बी का नाम दे दो, तो दो टू कॉइन्स है ना, एच 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 टी टी एच टी टी, ये लो, ये हमने दो केस लिख लिया।
अब इनमें से बात करते हैं चांस ऑफ कमिंग टू हेड्स। तो ये जो टू हेड्स की बात कर रहे हैं ना, वैसे भी तो ये एच एच ही आएगा। तो अबव केस में से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स व्हेन वी नो दैट एटलीस्ट वन हेड टर्न्स अप। अरे टेल कैसे लिखा, एटलीस्ट वन हेड ना, 1/3 हो गया, तो ये तो गलत लिख दिया था। थोड़ा बोलते बोलते मैं चला गया यहाँ पे। फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अब तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब तुम्हें जस्ट समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 और मोर। सम जो आना चाहिए 8 या 8 से ज्यादा आना चाहिए। इफ फोर्स अपीयर ऑन अ फर्स्ट टाइप, बहुत सीधी सी बात है। फोर फर्स्ट टाइप पे आना चाहिए, तो 4 1 4 2 4 3, ठीक है, 4 4 4 4 4 5 4 6। तो ये हमने बी लिख लिया। अब हम डायरेक्टली लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब इनमें से कितने ऐसे केस है जिनका सम 4 या 4 से ज्यादा है? 1 2 3, 3 केस है। तो इट्स अ 3 बाई टोटल 6 केस, सो इट्स अ 1/। अब समझ में आ रहा है आपको कि मैंने क्वेश्चन में क्या क्या किया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम। अच्छा, पेयर ऑफ डाइस था। हाँ, तो बरोबर, ये तो वही क्वेश्चन है। ये फोर अपीयर्स ऑन अ फर्स्ट है, ये तो वही क्वेश्चन है। बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया वापस। A bag contains 10 whites and 15 black balls. Two balls are drawn in succession without replacement. What is the probability of first ball is white and second ball is black? अब वो कह रहा है फर्स्ट इज व्हाइट, तो W1 मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हाइट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में ब्लैक। तो ब्लैक नंबर 2 डाल दिया। लेकिन अभी दिक्कत यहाँ पे क्या है, कंडीशनल इसलिए है, इसे लिखेंगे कैसे? तो अगर तुम्हें मालूम होगा तो एंड फॉर इंटरसेक्शन होता है। अब कैसे लिखेंगे कि पहला हमने व्हाइट निकाला, लेकिन जब व्हाइट निकाल रहे हैं तब कुछ भी कंडीशन नहीं लगेगी। सीधे पहला बॉल देखो, विदाउट टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक। तो जब हम पहला बॉल निकाल रहे हैं तो उस वक्त व्हाइट कितने हैं? 10 के 10 हैं। तो 10C1 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 25 है, तो 25C1, ठीक है, 25C1। तो 10 10/25 हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे बॉल के टाइम क्या दिक्कत हो रही है कि जब दूसरा बॉल हम ब्लैक निकाल रहे हैं उस वक्त एक व्हाइट बॉल निकाल चुके हैं हम। तो अब कोई बच्चा बोलेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो ब्लैक थोड़ी कम होगा। हाँ, ब्लैक नहीं कम होगा, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक बॉल निकाल के विदाउट रिप्लेसमेंट उसको तो आपने साइड रख दिया है ना। तो साइड रख दिया तो सैंपल स्पेस में 24 ही आएगा, एक बॉल कम हो चुका है। और यहाँ पर तो 15 वाइड थे, तो 15C1 लिख दो, तो ये 15/24 हो जाएगा। काट दो, 3 5 3 जा 5 5 जा 5 2 जा 1/6 हो गया ना, तो 4 आ जाएगा। देखो कितना इजी है ये। जस्ट एक छोटे से लॉजिक पे आपको काम करना है। Two integers are selected at random from the integers 1 to 11, 1 through 11 मतलब 1 to 11 कह रहा है। If the sum is even, सम इवन है, ये मालूम है कि सम इवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड। अब दिक्कत ये है कि ये कहना क्या चाहता है। दो नंबर हमने निकाले तो हम निकाल सकते हैं 1 1 फिर 1 सॉरी 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके, तो हम 1 5 फिर ऐसे करके, फिर 5 1 फिर 5 2, फिर सपोज करो ऐसे, फिर 6 1 फिर 6 2 ऐसे करके। तो ऐसे तो करने काउंट करने जाएंगे तो बहुत सारे केस हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं देखूं कि सम ए बी की बात करूं, सम इज इवन। अब सम इवन कब होगा? तो ये नॉर्मल बोलते हैं, इसकी बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जैसे 1 2 ले लिया,
यहाँ पे सम ये इवन दे रहा है, ये ऑड दे रहा है, ये ऑड दे रहा है, ये इवन दे रहा है, ये इवन दे रहा है, ये ऑड दे रहा है, ऑड दे रहा है, इवन दे रहा है। तो इवन के लिए अगर आप देखो तो दोनों नंबर या तो ऑड होने चाहिए या तो दोनों नंबर इवन होने चाहिए। तो इवन आने के लिए हम एक काम करते हैं, या तो फिर 1 3 5 7 9 और 11 में से कोई एक नंबर निकाल, दो नंबर निकालते हैं, या फिर 2 4 6 8 10 में से कोई दो नंबर निकालते हैं। या तो दो नंबर यहां से निकाल लेते हैं, यहां से दो नंबर कितने हैं, 6 नंबर है, 6 में से कोई भी दो नंबर यहां से निकाल लो, या फिर 5 में से कोई भी दो नंबर यहाँ पे निकाल लो। तो 6c2, 6 into 5 upon 2 factorial, that is what 15, and 5c2 10, तो ये 25 हो गया। ठीक है। सो उसने कहा कि सम इवन होना चाहिए। तो मैंने ये लॉजिक से समझा कि दो नंबरों का सम तब इवन होता है या तो दोनों ऑड हो, तो यानी इसका मतलब दोनों ऑड नंबर निकाले, या फिर दोनों इवन हो, तो या तो दोनों इवन निकाल लिए। तो ये बी मिल गया, लेकिन कह रहा उनमें से कितने ऐसे केस होंगे जिसमें बोथ द नंबर्स आर ऑड। तो ये 6 केस हैं। तो टोटल इनमें से, ये टोटल में से ऑड नंबर वाले केसेस कितने हैं, इतने। तो पी ऑफ ए बाई बी अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, बोथ द नंबर्स आर ऑड, 6c2 अपॉन 25, तो दैट इज व्हाट, 15/25। सो 3/5 हमने लिख दिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस, प्रोबेबिलिटी दैट कमिंग अप टू हिट्स इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन हिट कम्स अप। ये तो हम कर चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट चलो, अब बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 वाइट बॉल्स। कितने रेड हैं, 3 एंड 2 वाइट। चलो डायग्रामेटिकली हम समझते हैं। ये बैग 1 है, 3 रेड एंड 2 वाइट बॉल हमने लिया है। अब बैग बी कंटेन 2 रेड एंड 5 वाइट। कितने रेड है, 2 रेड एंड 5 वाइट है। अब बैग इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम। दोनों में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट किया। तो पहले तो दो अलग अलग बैग है, तो पहला बैग सिलेक्ट करने का, बैग 1 सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी 1/2 हो गई, बैग 2 सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी 1/2 हो गई। अब बैग इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम। A ball is drawn and put into the another bag. Then ball is drawn from that bag. Find the probability both balls drawn are of the same color. अरे बाप रे, बहुत सारी बातें एक बार में बोल दिया। तो ऐसा कहते हैं, केस 1 बना लेते हैं कि मान लिया कि बैग 1 से, जिसमें 3 रेड और 2 वाइट है, ठीक है। अब 2 रेड और 5 वाइट। तो ऐसा कर लेते कि यहां से एक बॉल निकाला और यहाँ पे डाल दिया, और फिर यहां से, लेकिन अब इसमें भी एक केस, रेड निकाला, ठीक है, रेड निकाल के रेड डाला, और मतलब R1 से फिर यहां से रेड निकाल लिया, और सेम कलर की बात कर रहा है तो यहां से रेड निकाल के फिर यहाँ पे व्हाइट नहीं निकालना है। या तो फिर ऐसे हो गया कि यहां से व्हाइट निकाला और फिर यहां से सेकेंड व्हाइट बॉल भी निकाल लिया, सेकेंड व्हाइट। ठीक है। तो चलो इस केस को कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले केस 1 में, हालांकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल है, जो अगले केस में मैं, अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा टोटल प्रोबेबिलिटी। तो क्यों ना इस डायग्राम को हम अगले पेज पे बना दें। क्या कह रहा है, बैग 1, बैग 2, केस 1 की बात हो रही है। पहले बैग में 3 रेड 2 वाइट, 3 रेड 2 वाइट, और दूसरे में 2 रेड 5 वाइट, 2 रेड 5 वाइट। रेड निकाल के यहाँ डाला, रेड पहले से निकाला, ठीक है, दूसरे में डाला और दूसरे से रेड निकाला।
पहले से वाइट निकाला, दूसरे में डाला और दूसरे से वाइट निकाला। लेकिन यहाँ पे ऐसे उसने बोला नहीं है कि पहला बैग सिलेक्ट किया, या उसने बोला अ बैग इज सिलेक्टेड। तो केस टोटल में हम जाएंगे तो हम लिखेंगे बैग वन सिलेक्टेड, ठीक है। देन एंड, फिर रेड बॉल, फर्स्ट रेड बॉल is drawn from bag 1 and it is transferred, and then second red ball is drawn from bag 2। तो बैग वन का बैग वाइज तो हर बैग के सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी 1/2 हो गई। अब यहां से पहला रेड बॉल आएगा तो 3-2 श्योर, इज इट 3-2 प्रीवियस, यस 3-2, 3 रेड 2 वाइट, ठीक है। पहला रेड निकाला तो जिसकी पॉसिबिलिटी आ गई 3/5। फिर वो रेड यहाँ पे डाल दिया तो रेड बॉल तो एक ज्यादा हो गया, 7 हो रहा था और बॉल बढ़ गया तो ये हो गया 8, और मतलब प्लस, ठीक है। अब बैग वन सिलेक्टेड, बैग वन सिलेक्टेड एंड white ball is drawn, transferred, and then white ball is drawn, white 2 ऐसे आ जाएगा। तो बैग वन सिलेक्ट किया, पहले से व्हाइट निकालने की पॉसिबिलिटी 2/5 आ गया। अब जब वो डालेंगे तो 6 व्हाइट हो जाएगा, 6 व्हाइट हो रहा है, डिवाइडेड बाई एक बॉल बढ़ गया तो 8 हो जाएगा। तो ये तो केस वन से रिलेटेड हो गया। अब रिवर्स वे में देखो केस टू, तो जिसमें बैग टू के साथ हम जा रहे हैं, 2 रेड एंड 5 व्हाइट। रेड निकाल के यहाँ पे डाला, रेड ये सेकंड बैग है, ये फर्स्ट में डाला, फिर फर्स्ट से रेड बॉल निकाला, व्हाइट निकाला यहाँ पे डाला, फिर यहाँ से व्हाइट निकाला, ठीक है। तो चलो टोटल की बात करते हैं, टोटल। अब इसमें कितने थे, 3 रेड 2 व्हाइट। रेड निकालने की पॉसिबिलिटी 2/7, या नहीं, पहले तो बैग सिलेक्ट करो क्योंकि अ बैग इज सिलेक्टेड, पहले समझो। फिर एक रेड यहाँ से निकाला जिसकी पॉसिबिलिटी होगी 2/7, उस रेड को आपने यहाँ पे डाला, तो जब आपने रेड डाला तो रेड बढ़ गया तो 4 हो गया, सैंपल पॉइंट भी एक से बढ़ जाएगा, 4/6 हो जाएगा। या फिर ऐसा कि आपने व्हाइट निकाला, लेकिन पहले तो बैग सिलेक्ट किया ना, बैग इज सिलेक्टेड, हम केस वाइज ले रहे हैं, आइदर दिस केस और दैट केस। बैग सिलेक्ट किया, यहाँ से व्हाइट निकाला, 5/7 हो गया, फिर व्हाइट यहाँ पे डाला तो 3 व्हाइट हो गया, ठीक है, और सैंपल स्पेस में एक बढ़ गया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, तो डिनोमिनेटर 2 5 या 10 80, 9 प्लस 12 21/80, ये दे रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 84 और कुछ कट तो नहीं रहा, चलो ऐसे ही रखते हैं 84 और 8 और 15, तो ये 23 हो गया। अब आइदर दिस केस विल हैपन और दिस केस विल हैपन, तो अगर हम टोटल करने जाए तो टोटल में हम दोनों को ऐड कर देंगे, 21/80 प्लस 23/84। नाउ समथिंग इज कॉमन, 4 अगर मैं कॉमन ले लूं क्योंकि दोनों 4 के टेबल में है, तो ये 21/20 हो जाएगा और एक 23/21 हो जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख लो क्या क्या आंसर पॉसिबल है, ठीक है। सो चेक योर आंसर एंड सी वेदर यू आर गेटिंग राइट और रॉन्ग आंसर। सो 21 का स्क्वायर 441, फिर 23 इंटू 2 46 460, नीचे 4 इंटू 20 इंटू 21 21, यहीं पे मैं लिख देता हूँ
109,901 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 42 का 4 टाइम्स 42 into 4, सो इट्स 81680। ये देखो ये आ रहा है इतना बड़ा नंबर। तो अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये टोटल प्रोबेबिलिटी पे न्यूमेरिकल था, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था ये भी। अब ये आ गया आपका होमवर्क सेक्शन। तो ये जो 9.3 जो आप देख रहे हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बोर्ड की बुक है, इसमें भी काफी अच्छे प्रॉब्लम्स दिए गए। अगर आप इसे समझ के ट्राई करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए ये चैप्टर बड़ा मजेदार हो जाएगा। तो आपको समझा कि नहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो अब अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई तो कमेंट में लिखना कि तुम्हें कोई डाउट आया क्या। अगर डाउट आया होगा तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और लूंगा। टिल देन अब अगले लेक्चर का वेट करो, जिसमें मैं लेके आ रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी पे न्यूमेरिकल। ये जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, दैट वाज द बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। सो आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड आउट द टोटल प्रोबेबिलिटी। टिल देन थैंक यू वेरी मच।